हाँ, मतलब टोटल अपने को स्टैड में 3 कॉलम्स डिफाइन करने थे। यस सर। या तो तुम 3 कॉलम डिफाइन करो, या तो तुम 2 कॉलम ही डिफाइन करो, और जो ये वाला कॉलम है 200 बाय 400 का, इसको एक पॉइंट पे जाके रोटेट मार दो। ये 2 ऑप्शंस है। मैंने यहाँ पे 2 कॉलम ही डिफाइन किए हैं अलग-अलग साइज के। और ये तीसरा कॉलम जो है ये स्क्वायर वाला है, और ये जो है ये बीम से अपनी। तो सबने यही ओरिएंटेशन यूज किया है। इसको मैं 3D में बता देता हूँ एक बार, तो तुमको भी क्लियर हो जाएगा। आपके कॉलम्स ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं ओरिएंटेशन पर। दिखाई दे रहा है बाकी दो कॉलम, बाकी सारे कॉलम में, तो ये सब चीज ध्यान दी उन्होंने नहीं दी। सर ये कॉलम ओरिएंटेशन नहीं सर, ये मेरे में गड़बड़ है। अच्छा, किस किसने ये वाली गलती करी है? और यस। देखो, तो उसमें तो ये बजाय कि मैं कॉलम पे डिफाइन किया हुआ है।
गलती करी जिससे कॉलम भी प्रॉपर नहीं है। उसके बाद डेट में सेल्फ वेट है। सर वो आप एक बार बता दीजिए कॉलम का अलाइनमेंट देखते कैसे हैं सर? हाँ बताता हूँ मैं। तुमने लाइव में कौन से रूल्स लगाए हैं? एक मिनट है ना, मैं वो वाली इमेज ओपन करता हूँ जो मैंने तुमको व्हाट्सएप पे शेयर, नहीं वो तो मैंने तुमको आई थिंक मीट पे शेयर करी थी ना। क्लासरूम में वो इमेज ओपन करता हूँ। देखो ये वाली इमेज दिखाई दे रही है ना सबको? हाँ, तो जैसे मैंने ये यहाँ से स्टार्ट करते, ये C1 C1 C1, ये 3 कॉलम सेम ओरिएंटेशन में है, मतलब इनकी जो लॉन्जिट्यूडिनल डायमेंशन है वो अपने बॉल के अलॉन्ग चल रही है। मतलब 200 mm की बॉल है तो 200 mm का कॉलम है, मतलब ये क्या हो रहा है, बॉल में हाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर ये वाला कॉलम भी मैंने C1 दिया था, और फिर इधर के ये 3 कॉलम C1 दिए थे। ठीक है ना, तो इतने कॉलम्स मैंने C1 दिए थे और C1 का डायमेंशन था 200 बाय 400। ठीक, उसके बाद जो दूसरा कॉलम है वो है C2। तो C2 का डायमेंशन तो वही है 200 बाय 400 का, लेकिन इसमें मैंने ओरिएंटेशन चेंज किया। इसकी ये वाली साइड जो है ये 200 mm की है और ये वाली साइड जो है ये 400 mm की है, और C1 कॉलम में ये वाली साइड 200 mm है और ये वाली साइड 400 mm है। तो तुम लोगों ने मेरे ख्याल से ये वाले कॉलम पे ध्यान नहीं दिया, राइट? उसके बाद जो C2 कॉलम है, ये वाला सेंटर वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, ये वाले कॉलम मैंने स्क्वायर कॉलम बनाया है। ठीक है, और ये मैंने 300 बाय 300 mm के डिफाइन किए थे। तो ये चीज थी मेन तो, और इसी मतलब ठीक है, डायग्राम मैंने स्केलिंग से तो नहीं बनाया है, बट मैंने इसके साइज नीचे मेंशन किए थे कि C1 कौन सा है, C2 कौन सा है और C3 कौन सा है। तो सर अगर मैं अभी चेंज करूंगा ये ओरिएंटेशन तो सर रिजल्ट तो नहीं रिजल्ट तो चेंज होंगे कहीं ना और भाई। चेंज तो नहीं होगा? नहीं नहीं, कहीं और चेंज नहीं होगा, बाकी रिजल्ट चेंज होंगे। मतलब तुमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रॉपर्टी वाले टैब में आके ये ओरिएंटेशन ही चेंज करना है। जैसे तुमने 300 बाय 300 का कॉलम बनाया, तो तुम्हारी फाइल में अगर अपन चेक कर रहे हैं, तो अपन ने ये सारे कॉलम सिलेक्ट किए, इधर आए, और अपने को ये बीच से 2 कॉलम चाहिए जो 300 के होने चाहिए, तो इसको मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया, तो ये 2 कॉलम अब 300 के हो गए। ठीक है, ये वाले कॉलम का तुमको ओरिएंटेशन चेंज करना है ना, तो वो तुम यहाँ पे प्रॉपर्टीज चेंज कर दो। ये जो 0.2 कर दो इसको, और इसको कर दो 0.4। अच्छा, तुमने ये वाले कॉलम को ऐड कर दिया। पहले सारे कॉलम भी गलत है। मैंने जो डायग्राम में बनाया था वो ये ऐसे बनाया था, जैसे कि मेरी फाइल में देखो ऐसे दिख रहे कॉलम। ठीक है ना, तो इसका वाले प्लॉट ले लो।
या फिर मैं सर ये आपने ओपन कैसे किया सर? क्या चीज? ये ओपन कैसे किया आपने? ये ट्राइमेस्टर में ये सर डेटा बता जो ऑफलाइन ठीक है। तो एक बार तुम सब तुम्हारे असाइनमेंट्स क्रॉस चेक करना, फिर अपन कल असाइनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आज मैक्सिमम सबने कुछ ना कुछ गलती करी है ना? तब मैं तुमको स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर देता हूँ मेरी फाइल का। तो तुमको भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा जब तुम वापस से करोगे। मीट पे अटैच होती है क्या फाइल? चलो मैं व्हाट्सएप पे भेजता हूँ तुमको। तो फिर आज अपन कुछ नया स्टार्ट करें। किसी को मॉडलिंग में जो प्रॉब्लम तो नहीं है, मॉडलिंग में लोड्स लगाने में या फिर किसी चीज में? सर एक बार एरर बता दीजिए वरना वो फिर से कल आ जाएगा। हाँ, तुमने तुम्हारी फाइल अपलोड कर दी क्या इसमें? नहीं सर अभी अपलोड नहीं करी है, कर देती हूँ। हाँ, ये तो व्हाट्सएप पे जमा है। और मेरी ठीक सर। हाँ, तो 1 मिनट रुको। ये अगर देविशा, तुमने क्या गलती करी है? ये तुमने कॉलम्स तो सही लगाया, ठीक है, लेकिन अब जैसे मैंने बीम का साइज भी 200 बाय 400 दिया था और कॉलम का साइज भी 200 बाय 400 दिया था, लेकिन अपनी बीम में जो डेप्थ है वो 400 mm होती है। तुम्हारी जो बीम्स है, तुम्हारी बीम्स में 200 mm जो है वो बीम की डेप्थ हो रही है और 400 mm जो है वो बीम की विड्थ हो रही है। तो तुमको बीम जो है वो अलग से डिफाइन करनी पड़ेगी, सेम डेफिनेशन में कॉलम और बीम मत दो, क्योंकि तुमको बीम के लिए जो बाय जो ZT जो YD है वो 0.4 करना पड़ेगा और ZT 0.2 करना पड़ेगा। तो इसीलिए बीम और कॉलम हमेशा अलग अलग डिफाइन करना, भले ही वो सेम साइज के हो, ठीक है? सर पर उसको W into H लेके चलते हैं ना? इसको
मतलब जो ऐसे अपन देते हैं जैसे 200 बाय 400 है तो 200 विड्थ लेते हैं और 400 हाँ डेप्थ डेप्थ लेते हैं। लेते हैं, हाँ। तो वो सर उस हिसाब से थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। हाँ कोई दिक्कत नहीं, वो चेंज कर लेना तुम, उसके बाद अपन फिर आगे देखेंगे इसमें, है ना। सर एक और तो सर एक बार लोड और चेक कर लीजिए, मतलब कि लोड में भी कुछ ऐड करना है क्या? ठीक है, रोड्स तो ठीक है। ये सर इसमें वो ग्राउंड पैसेज फ्लोर वाले को एरिया स्लैब भी। डोर लगा दिया उन्होंने। देखो बेसिकली है ना, मैं अब तुमको थोड़ी बहुत चीजें बताता हूँ, जैसे जो अभी मैंने जितनी फाइल्स ओपन करी है, कि जैसे मैंने क्या लिखा था कि हाइट ऑफ पैरापेट को 1.2 मीटर लेना है, तो वो तो ठीक है, जो मैं पैरापेट को 1.2 मीटर लेके आउटर आउटर बाउंड्री पे यूडीएल लगा दिया, ठीक है। लेकिन मैंने जो ये वाले लोड जो प्लान में डिफाइन किए हैं, तो मतलब जो मैंने फ्लोर लोड के फॉर्म में डिफाइन किए हैं, तो तभी भी जो अपनी रूफ होती है, रूफ पे फ्लोर लोड नहीं लगते। ये जो बेसिकली ये जो मैंने डिफाइन किया था, वो बेसिकली मेरी भी मिस्टेक है कि मुझे वहाँ पे लिखना चाहिए था कि सिर्फ फर्स्ट फ्लोर के लिए डिफाइन कर रहा हूँ मैं। बट ठीक है, अभी तुम सबने सारी फ्लोर्स पे लगा दिया, तो फिर मैं भी मेरे मॉडल में चेंज कर लूंगा वो चीज़। बट अगली बार से ध्यान सर रखना। क्या चीज़? सर ने बताया था कि ग्राउंड फ्लोर पे भी लोड नहीं लगाते सर। इस पे ग्राउंड पे तो अभी तक मैंने जितनी फाइल्स ओपन करी सब में लोड लगे हुए हैं। ग्राउंड पे लगाते नहीं है सर लेकिन। आप हाँ वो तो नहीं लगाते हैं, बट ठीक है, अभी तुम सबने लगा के रखे हैं, बट रूफ पे भी नहीं लगाते हैं ऐसे। क्योंकि भले ही अभी मैंने कुछ डिफाइन नहीं किया था, और ये वाले जो लोड्स तुमने लगाए हैं, सर ग्राउंड फ्लोर पे डेड लोड नहीं लगाया स्लैब वाला, मतलब वो डायरेक्ट से लाइव लोड ही लगाया ग्राउंड से, वो भी नहीं लगेगा सर? नहीं, क्योंकि क्या होता है कि अपना लाइव लोड, मतलब ग्राउंड फ्लोर तो ऑलरेडी अपना ग्राउंड पे रेस्ट कर रहा है ना, तो उसका जो लोड है वो तो डायरेक्टली अपने फुटिंग में ट्रांसफर हो रहा है ना, या तो प्लिंथ बीम में ट्रांसफर होगा। तो जनरली ग्राउंड फ्लोर पे लोड नहीं, मतलब घरों में तो नहीं ही लगाते हैं। जब भी हैवी स्ट्रक्चर की बात आती है ना, तभी अपन लगाते ओके सर। यहाँ पे हैं। मैं और मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करी फाइल। हर्षिता का क्या एरर आ रहा है? एनसीडी नोट प्रोवाइडेड। ठीक है हर्षिता, तुम्हारी जो फाइल है उसमें जब तुमने, हर्षिता है क्लास में? यस सर। हाँ, तुम्हारी जो फाइल है तो उसमें जब तुमने मटेरियल्स वाले सेक्शन में गए हो, ठीक है, जैसा मैं तुमको बताता हूँ, ये जैसे किसकी फाइल है, ये देवीशा की नहीं, ये मेरी फाइल है, ठीक है। यहाँ पे ये मटेरियल में कंक्रीट लिखा हुआ आ रहा है जैसे मेरे इसमें, तो तुम्हारे इसमें यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा होगा, तो तुमको मटेरियल एक बार वापस से डिफाइन करना पड़ेगा। ये अपन जो स्टैट है वो लाइसेंस वर्जन यूज नहीं करते, इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है स्टैट में। कभी कभी मटेरियल असाइन करने के बाद भी असाइन नहीं हो पाता। यस। ठीक है, तो वो चेक करना है। बाकी जो गलतियां हैं तुम एक बार तुम्हारे सबके असाइनमेंट्स में सुधारना, फिर अपन करते बात। अब आज मैं तुमको थोड़ा सा सेकेंडरी बीम का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ताकि फिर आगे अपन थोड़े अनसिमेट्रिकल प्लानिंग कर सके स्टैट में प्रॉपर तरीके से। अभी तक अपन ने जितने भी, हाँ सर वो मेरे टूल्स गायब हुए थे हाँ सर, आपने ठीक है, कहा था तो आप बता इसलिए देंगे, शेयर वही करता हूँ। लिख लीजिए सर।
कौन सा टूल? अच्छा सर ये वाला टूल गायब हो गया जिसमें अपन वो टॉप व्यू साइड व्यू हाँ और हाँ ठीक है, व्यू वाले ऑप्शन में जाना, इसमें टूल बार्स का ऑप्शन आ रहा है, इसमें से सिलेक्ट करना, इसमें से कौन सा व्यू वाला टूल बार शायद तुम्हारा बंद हो गया। ये वाला टूल बार व्यू और रोटेट दोनों ऑन कर लो तुम। सर ये ऐसा क्यों आ रहा है? हाँ तो उसको तुमको है ना गोल्डन ड्रॉप करना पड़ेगा। वो आ गया सर, आ गया, हो गया सर। हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि अभी अपन थोड़ा सेकेंडरी व्यू के बारे में समझते हैं, फिर ताकि क्या होगा कि अपन अनसिमेट्रिकल बिल्डिंग्स को भी स्टैड में इजीली बना सकते हैं। तो सेकेंडरी बीम के बारे में किसी को कुछ आइडिया है कि सेकेंडरी बीम क्यों यूज करते हैं, या फिर सेकेंडरी बीम क्या चीज़ होती है? किसी को कुछ आइडिया हो या हिंट हो तो प्लीज शेयर करो। कोई आइडिया नहीं सेकेंडरी बीम के बारे में किसी को भी? तुमने कभी सेकेंडरी बीम के बारे में पढ़ा नहीं है क्या? हाँ सर, हाँ साहिल बोलो। नहीं पढ़ा। ठीक है, देखो क्या होता है कि जनरली अपन जब भी देखते हैं तो बीम जो है वो दोनों एंड से कॉलम पे रेस्ट करती है। ठीक है, ये नॉर्मल केस होता है जब दोनों एंड से बीम जो है वो कॉलम पे रेस्ट करे। ठीक है, अब बहुत सारे केसेस में क्या होता है, अगर तुम कभी कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह पे देखोगे या कहीं और भी, तो बहुत सारे केसेस में होता है कि छोटी सी बीम कहीं पे जैसे सन स्लैब वगैरह में डालते हैं या फिर बालकनीज वगैरह में डालते हैं। तो ऐसे केसेस में बीम जो है वो कॉलम पे नहीं रेस्ट करते हुए दो बीम्स के ऊपर ही रेस्ट करती है। ठीक है, तो उन बीम्स को अपन सेकेंडरी बीम बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको स्टैड में समझाऊं तो सेकेंडरी बीम की मॉडलिंग करते टाइम अपने को बहुत सारी और चीज़ें भी समझ में आएगी। ठीक है कि जब भी कोई बीम है उसके बीच में पॉइंट लगाना है तो कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज़ें। तो अभी अपन एक ऐसा केस कंसिडर करते हैं कि अपने पास दो बीम है। ठीक है, मैंने 10 मीटर की एक बीम बनाई है। अब इसी को मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ वाई डायरेक्शन में 5 मीटर तक। ठीक है, तो ये अपनी 10 मीटर की बीम है और इन दोनों बीम के बीच में 5 मीटर की गैप है। ठीक है, तो अब ये वाली बीम जो है, ठीक है, ये जो अपने नोड्स है ये अपने कॉलम से इस तरीके से है। ठीक है, तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अपन यहाँ पे कॉलम भी बना देते हैं इन दोनों बीम्स पर। अपन इस पे कॉलम भी बना देते हैं, तो इन दोनों नोड्स को अपन 2 मीटर नीचे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया समझ में, ये अपनी बीम है, ये अपने फुटिंग लेवल हो गई। ठीक है, अब अपने को इन दोनों बीम्स के बीच में वापस से बीम ड्रॉ करनी है। ठीक है,
तो अब जो बीम रहेगी वो वाली बीम जो है वो डायरेक्टली इन बीम्स पे ही रेस्ट करेगी, उनके लिए कोई कॉलम नहीं रहेगा। तो ऐसी जो बीम होती है जो दोनों एंड से या फिर किसी भी एक एंड से बीम पे रेस्ट करती है, उनको अपन सेकेंडरी बीम बोलते हैं। आया समझ में सेकेंडरी बीम क्या होती है? आया? हेलो? सर ये रेस्ट करके या कनेक्टेड रहती है? रेस्ट करना मतलब कनेक्ट तुम्हारे मतलब कनेक्टेड रहती है, तो तुम क्या बोलना चाह रहे हो? पहले मुझे ये समझा। सर सेम लेवल पे रहती है कि सर ऊपर रखा थी ऐसा? यस सर, यस सर। नहीं, लेवल तो सेम ही रहता है। रेस्ट करती है मतलब मैं एक मिनट तुमको सेकेंडरी बीम क्या है ना रिइंफोर्समेंट बताता हूँ, तो आई थिंक तुमको थोड़ा और क्लियरली होगा। ओके सर, ओके। जैसे ये वाला डायग्राम है, पहले तो ना ये वाला डायग्राम देखो। ये जो है ये अपनी सेकेंडरी बीम है, और ये जो है ये अपनी मेन बीम जा रही है। ठीक है, अगर रेनफोर्समेंट में अपन देखेंगे तो वो ऐसा दिखता है, और अगर मैं और प्रॉपर समझाऊं तो ये वाली जो बीम जा रही है अपनी, ठीक है, ये अपनी मेन बीम है, मतलब ये आगे जाके कहीं ना कहीं कॉलम पे ही रेस्ट कर रही होगी। लेकिन इसी बीम से निकल के दूसरी बीम बाहर आ रही है, तो इसको अपन सेकेंडरी बीम बोलते हैं। अब आया समझ में सेकेंडरी बीम क्या होती है? यस सर। हाँ, लेवल सेम ही रहता है, लेकिन सेकेंडरी बीम का कनेक्शन जो है वो अलग तरीके से होता है। ठीक है, जैसे ये वाले डायग्राम से और क्लियर हो जाएगा। ये अपनी मेन बीम है, ये मेन बीम है, इसके लिए ये वाला कॉलम है राइट में, ये वाला कॉलम है लेफ्ट में। लेकिन ये वाली जो बीम है ये डायरेक्ट इसी बीम से कनेक्ट होके जा रही है। ठीक है, तो ये वाली बीम जो स्क्रीन के बाहर निकल रही है ये सेकेंडरी बीम होगी, और ये जो है ये प्राइमरी बीम है ना। तो सेकेंडरी बीम अब हो गया ना क्लियर कि लेवल सेम ही रहता है, लेवल उसका डिफरेंट नहीं रहेगा, लेकिन उसके सपोर्ट डायरेक्ट बीम पे रहेंगे, कॉलम पे सपोर्ट्स नहीं रहते उसके, है ना। तो अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे इस बीम के सेंटर में एक और बीम बनाना है। तो अब यहाँ से अपन एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं स्टैट में, कि कोई भी अगर अपने पास एक मेंबर है जो कि ऑलरेडी अपन ने बना के रखा है। अब यहाँ पे तो अपने पास सिर्फ इन 2 पॉइंट्स पे ही नोट्स है। अब अगर अपने को यहाँ पे सेंटर पे भी कोई पॉइंट बनाना है तो अपन कैसे बनाए? तो पहले अपन ने बीम सिलेक्ट करी। ठीक है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है इंसर्ट नोट का। ठीक है, ये वाले पैनल में यहाँ पे इस पर क्लिक किया तुमने। अब यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आते हैं कि अपने को न्यू पॉइंट ऐड करना है, मिड पॉइंट ऐड करना है, या फिर एन नंबर ऑफ पॉइंट्स ऐड करना है। तो अभी मैं क्या चाह रहा हूँ कि मुझे इस बीम के सेंटर पे एक पॉइंट ऐड करना है। तो मैंने मिड पॉइंट किया, तो किया डन। तो यहाँ पे सेंटर पे एक और पॉइंट ऐड हो गया। मैं वापस से इस बीम में बताता हूँ। बीम सिलेक्ट करी, अपन इधर आए, अपन ने मिड पॉइंट ऐड किया और ये हो गया। फिर यहाँ पे अपन ने इस बीम को वापस से कनेक्ट कर दिया। तो अभी फिलहाल जो अपन ने मॉडल बनाया है, इस मॉडल में ये वाली जो बीम्स है, ये जो बीम है जो मैंने सिलेक्ट करके रखी है, ये वाली बीम्स प्राइमरी है, और ये वाली जो बीम है ये सेकेंडरी बीम है। ठीक है, अब आइए समझ में इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है प्राइमरी और सेकेंडरी में। यस सर। हाँ, तो अब है ना अपन थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन पे आते हैं। तो ये चीजें तो सबको पता होगी कि डेवलपमेंट लेंथ अपन देते हैं बीम्स में। जब कोई भी बीम एंड होती है कॉलम में, तो अपन बीम में डेवलपमेंट लेंथ देते हैं बीम के रेनफोर्समेंट में। यस सर। हाँ, तो डेवलपमेंट लेंथ देने का कोई रीजन होता है क्या, या फिर ऐसे ही दे देते हैं? यस सर, रीजन तो क्या रीजन होता है? किसी को रीजन पता है कि डेवलपमेंट लेंथ क्यों देते हैं अपन बीम्स में? बॉन्ड लेंथ पे बोलते हैं ना सर, उसे बॉन्ड कंक्रीट और सीमेंट, कंक्रीट और स्टील के बीच में बॉन्ड बना रहना चाहिए, उतनी लेंथ सर। ठीक है, चलो वो तो एक रीजन हो गया, और कोई रीजन?
ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो, डेवलपमेंट टाइम देने का एक मेन रीजन तो जो है वो साहिल ने बता दिया कि कंक्रीट के बीच में और उसमें बॉन्ड बना होना चाहिए। दूसरा रीजन जो होता है वो होता है मेन है कि कॉलम से बीम का कनेक्शन जो है वो प्रॉपर हो जाता है। ठीक है, अब अपन प्राइमरी बीम्स में जो है वो हमेशा डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करेंगे, लेकिन सेकेंडरी बीम्स में अपन डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, सेकेंडरी बीम का जो रेनफोर्समेंट रहेगा वो सिर्फ प्राइमरी बीम में स्ट्रेट सरिये जाके ही एंटर होते हैं, उसमें अपन कभी भी डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, उसका एक रीजन क्या होता है कि सेकेंडरी बीम जो होती है वो एक पिन सपोर्ट की तरह एक्ट करती है, और अगर तुम डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड कर दोगे किसी भी बीम में तो वो सपोर्ट जो है वो फिक्स या फिर पिन सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो फिक्स सपोर्ट और पिन सपोर्ट में तो तुमको डिफरेंस पता है। फिक्स सपोर्ट में और पिन सपोर्ट में क्या डिफरेंस होता है बताओ? तो मोमेंट क्रिएट हो जाएगा सर। हाँ, राइट। ठीक है, तो अपन क्या चाहते हैं कि सेकेंडरी बीम्स में मूवमेंट क्रिएट नहीं हो। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि सेकेंडरी बीम्स के रेनफोर्समेंट डिटेलिंग तुम कभी देखना प्रॉपर आईएस कोड में, तो उसमें ये दिया हुआ है कि सेकेंडरी बीम में अपन रेनफोर्समेंट्स को कभी भी बेंड नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो डायरेक्टली बीम में जाके इंसर्ट हो जाएंगे और उसको अपन बांध देते हैं फिर पेंटिंग वायर से। ठीक है, तो अब अगर अपन ये चीज यहाँ से आ रहा है, अब स्टैट जो है ना वो ये चीज समझता नहीं है कि ये सेकेंडरी बीम है या प्राइमरी बीम है। तो स्टैट में एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं मूवमेंट रिलीज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है कि अपने को मूवमेंट को रिलीज करना पड़ेगा, तभी स्टैट समझेगा कि ये बीम प्राइमरी है या सेकेंडरी है। तो पहले तो अपन बिना मूवमेंट रिलीज करके देखते हैं कि इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैसा आ रहा है। ठीक है, तो अपन ने इसमें कुछ सपोर्ट दे देते हैं। ये अपन ने फिक्स सपोर्ट दे दिया, फिर अपन लोड। ठीक है, तो ये अभी अपन ने यहाँ पे -5 का यूडीएल असाइन कर दिया है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैसा बनता है। अपन कुछ फोर्सेस यहाँ पे भी लगा देते हैं। तो ये मैंने बीम डिफाइन करी है, तो ये वाली प्रॉपर्टीज अपन बीम में असाइन कर देते। तो अभी वापस से अपन सिलेक्शन वाले प्रोसेस से करते हैं। एक्स डायरेक्शन की सारी बीम सिलेक्ट करी और जेड डायरेक्शन में सिलेक्ट करी एंड फिर इसको अपन ने असाइन किया। तो ये अपनी बीम्स असाइन हो गई। ठीक है, इस बार और फिर अपने को वाई डायरेक्शन में सिलेक्ट करना है सारी बीम्स, तो अपन फिर कॉलम असाइन करते हैं। तो ये बीम्स पैरेलल टू वाई में है और ये अपन ने स्क्वायर कॉलम असाइन किया है। एक बार इसका 3D व्यू देख लेते हैं कि अपनी बीम और कॉलम अपन ने प्रॉपर्ली असाइन किया या नहीं किया। ठीक है, तो ये अपनी बीम और कॉलम का रेंडर व्यू है। अब अपन ने यहाँ पे अभी मूवमेंट रिलीज नहीं किया है, लोडिंग दे दी है। अपन नो प्रिंट पे जाते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं।
अपन बेंडिंग मोमेंट एम जेड डायरेक्शन का देखेंगे। तो फिलहाल अपने को इसी बीम से कंसर्न है, तो अपन थोड़ी सी स्केलिंग बढ़ाते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो देखो अब जैसे मैंने स्केलिंग बढ़ाई, तो यहाँ पे अगर अपन इस बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखें तो तुमको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे इस बीम में सैगिंग मूवमेंट के साथ साथ यहाँ पे हॉगिंग मूवमेंट भी आ रहे हैं दोनों एंड्स पर। ठीक है, तो ये वाले जो मूवमेंट है ये सिर्फ इसी कारण से आ रहे हैं क्योंकि अभी स्टैट इसको फिक्स बीम की तरह कंसिडर कर रहा है, लेकिन जब अपन एक्चुअल में सेकेंडरी बीम बनाएंगे तो यहाँ पे फिक्स बीम की तरह वो बिहेव नहीं करती है। तो इस कंडीशन को स्टैट में हटाने के लिए अपने को मूवमेंट रिलीज का ऑप्शन, मूवमेंट रिलीज का फीचर दिया हुआ है जो यूज करना पड़ता है। तो मूवमेंट रिलीज अपन स्टैट में कैसे करते हैं वो सेम मॉडल में बनाते हैं, तो सेम मॉडल में मैं चेंज करके उनको बताता हूँ। तो वापस से अपन मॉडलिंग में आते हैं। यहाँ पे जनरल के ऑप्शन में स्पेसिफिकेशन का टैब है प्रॉपर्टी के नीचे, ये अभी तक अपन ने यूज नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद एक बीम का ऑप्शन आता है। ठीक है, बीम में ये रिलीज का ऑप्शन आता है। यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है, अभी अपने को फिलहाल सिर्फ रिलीज के ऑप्शन से मतलब है। अब ये अपने से क्या पूछ रहा है कि स्टार्ट में मूवमेंट रिलीज करना है या एंड में मूवमेंट रिलीज करना है। तो जैसे मैंने तुमको पहले बताया था कि जब तुम कर्सर रखते हो किसी भी बीम पे, तो वो तुमको RGB 3 कलर्स में बीम शो करता है। तो जो ग्रीन वाला होता है वो बीम का स्टार्ट होता है और ब्लू जो होता है वो बीम का एंड होता है। है ना, ग्रीन जो है वो स्टार्ट होता है और ब्लू जो है वो एंड होता है। तो अभी अपन आते हैं स्टार्ट पे, पहले मूवमेंट रिलीज करेंगे। अपन एम जेड डायरेक्शन में रिलीज करते हैं, तो जेड पे क्लिक किया, इसको किया एंड, फिर वापस से जाए बीम में एंड पे, वापस से जेड को रिलीज किया और इसको किया अपन ने ऐड। ठीक है, फिर अपन ने ये वाली बीम सिलेक्ट करी, असाइन टू सिलेक्टेड बीम असाइन। तो तुमने मूवमेंट रिलीज करा तो तुमको यहाँ पे ऐसी डॉट शो होने लग जाएगी। इसका मतलब क्या है कि अपन ने अपने इस पर्टिकुलर बीम पे स्टार्टिंग में और एंड में दोनों तरफ मूवमेंट रिलीज कर दिया है। अब अपन वापस से इस बीम का बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम देखते हैं तो समझ में आएगा कि क्या चेंज हुआ। वापस इसकी स्केलिंग थोड़ी सी बढ़ाता हूँ। ठीक है, तो अब जैसे तुम देख सकते हो कि अब तुमको ये चीज समझ में आ रही होगी कि अब जो ये पर्टिकुलर बीम है ये अपनी फिक्स बीम की बजाय सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम शो करती है। तो ये मेन डिफरेंस होता है और इसी वजह से अपने को सारी सेकेंडरी बीम्स में जब भी अपन स्टैट में सेकेंडरी बीम मॉडल करेंगे तो अपने को मूवमेंट रिलीज करना पड़ेगा, नहीं तो स्टैट जो है वो अपने को गलत एनफोर्समेंट डिटेल्स देता है। तो ये चीज तुमको समझ में आई कि अपन क्यों इस ऑप्शन का यूज करते हैं, सेकेंडरी बीम होता क्या है। किसी को डाउट है इसमें? सर इसके रियल एग्जांपल्स क्या बताए सर आपने सेकेंडरी? देखो सेकेंडरी बीम है ना, ऐसे तो बहुत सारी जगह यूज होती है। अब जैसे जो अपनी साइंस स्लैब होती है, साइंस स्लैब में भी तुम हिडन बीम या सेकेंडरी बीम प्रोवाइड कर सकते देते हैं जनरली, क्योंकि अब हर जगह ऐसा तो नहीं हो सकता कि अपने को एक छोटी बीम भी अगर देना है तो वहाँ पे अपन कॉलम प्रोवाइड करें। तो जैसे जो वॉशरूम की सन स्लैब होती है वहाँ पे अपन सेकेंडरी बीम दे सकते हैं, या फिर जो रूम्स होते हैं। अब जनरली रूम में क्या होता है कि आजकल जैसे जो डिजाइनिंग होती है तो उसमें कॉलम को वैसे ही अपन ज़्यादा डिस्टेंस पर रखना प्रेफर करते हैं। तो अब अगर जो बहुत बड़ा स्पान है तो उस बहुत बड़े स्पान को भी बीच में रेस्ट कराने के लिए कुछ सपोर्ट चाहिए, तो उस केस में भी अपन सेकेंडरी बीम दे सकते हैं। तो ऐसे जैसे तुम्हारी प्लानिंग रहेगी उस हिसाब से सेकेंडरी बीम के यूज आते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेकेंडरी बीम का, जैसे जैसे मैं तुमको एक प्लान बताऊं मेरे पास है। जैसे ये कैंटीन बिल्डिंग का है, इसमें आई थिंक सेकेंडरी बीम थी काफी सारी। ये देखो, इसका अपन एक सिंगल फ्लोर लेते हैं अभी व्यू में। अब ये देखो, इसमें जहां जहां पे तुमको जहां जहां पे तुमको ये पॉइंट दिख रहा है मूवमेंट रिलीज कर रहे हो, ये सारी बीम जो है वो सेकेंडरी बीम्स है।
ये कैंटीन बिल्डिंग का प्लान है और इसमें इतनी सारी बीम्स है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब स्पान बहुत ज्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं, अब कैंटीन में अपने को पता है कि अपन इतने इतने डिस्टेंस पे ही कॉलम देना है, क्योंकि अगर अपन ने बहुत पास पास कॉलम दे दिए तो सेटिंग कैपेसिटी तो कुछ बचेगी ही नहीं उसमें। तो उन केसेस में जब स्पान ज्यादा हो जाते हैं तो अपने को ऐसे बीम्स देके उनको डिवाइड करना पड़ता है। तो ये सारी सेकेंडरी बीम्स का यूज होता है। जैसे ये जो है ये वॉशरूम वाला एरिया है बिल्डिंग का, तो यहाँ पे ये वाली बीम इधर तो कॉलम पे सपोर्टेड है, लेकिन इधर कोई कॉलम नहीं था, तो ये सेकेंडरी बीम कंसिडर है। फिर एक ये वाली सर बीम है हाँ बोलो। सर ये सेकेंडरी बीम भी सर लोड तो सर वो जो मेन बीम है उस पर ट्रांसफर कर रही है हाँ तो सर, और सर सेंटर पे लगी है सर, उसमें बेंडिंग की बीम का मेन क्राइटेरिया सर, और सेंटर पे बेंडिंग ज्यादा ही होती है, तो सर वो उसके बीच वाले पार्ट का भी सर उसमें सेंटर में बेंडिंग बढ़ाएगी, तो सर ये तो यूजफुल नहीं ना सर स्ट्रक्चर अगर देखते हैं सर। नहीं तो यूजफुल क्यों नहीं है? देखो अगर तुम सेकेंडरी बीम लगा रहे हो तुम्हारी प्राइमरी बीम पे, तो तुम तुम्हारी प्राइमरी बीम के रेनफोर्समेंट भी उसी हिसाब से एडजस्ट करोगे। अब दो दो कंडीशन समझो, अगर कोई स्पान है, वो स्पान बहुत बड़ा है, ठीक है, अब अगर तुमको उस स्पान में तुम बोल रहे हो कि सेकेंडरी बीम के मूवमेंट भी प्राइमरी बीम पे जाएंगे, ठीक है, तो अगर कोई बड़ा स्पान है तो बड़े स्पान में जो बेंडिंग जनरेट करेगा वो ज़्यादा बेंडिंग जनरेट करेगा, तो तुमको तुम्हारी प्राइमरी बीम का रेनफोर्समेंट तो बढ़ाना ही पड़ेगा उसको होल्ड करने के लिए, क्योंकि उसमें फोर्सेस भी ज़्यादा आएंगे। अब अगर तुम उस स्पान को दो छोटे स्पान में डिवाइड कर देते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमको अपने स्टेट के मॉडल से बताता हूँ, ठीक है, ये एज्यूम करो कि अभी ये वाली बीम जो है ये नहीं है, ठीक है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, वो बीम मैंने हाइड कर दी। अब अभी ये जो अपना स्पान है इसका डिस्टेंस कितना था? 10 मीटर था, ठीक है, 10 मीटर बहुत ज़्यादा होता है, इसको अगर तुम 5 मीटर भी मान लो, ठीक है, तो इतनी बड़ी अपनी बीम थी। अब अगर मैं तो इतनी बड़ी बीम पे कोई फोर्स लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, तो 5 मीटर की बीम को अगर मुझे बेंडिंग से बचाना है तो मुझे इसका रेनफोर्समेंट तो जाहिर सी बात है इंक्रीज करना ही पड़ेगा, तभी ये बीम सेफ होगी। अब अगर मैं इस बीम ये वाला जो स्पान है इस स्पान को अगर मैं 2.5 मीटर पे बीम डाल के डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, तो मेरे फोर्सेस तो कंसिडरेबली वो कम हो गए ना, मेरे बेंडिंग मोमेंट्स तो रिड्यूस हो जाए, क्योंकि अब मेरे पास एक एक्स्ट्रा सपोर्ट आ गया मेरे फोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो एज कम्पेयर टू पहला केस, दूसरे केस में अपने को प्राइमरी बीम में रेनफोर्समेंट तो कम लग रहा है, उसकी डेप्थ कम हो गई बीम की, रेनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट कम हो गई, और फोर्सेस जो है वो ज़्यादा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो गए, अपने स्पान को भी एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल गया। ये चीज़ आ रही है समझ में कि तुम जितना बड़ा स्पान कम सपोर्ट से बनाओगे तुमको कॉलम भी उतना हैवी लगेगा, तुमको बीम की डेप्थ भी उतनी ज़्यादा लगेगी, और बीम में रेनफोर्समेंट भी उतने ज़्यादा लगेंगे। तो अगर तुम उस स्पान को थोड़े थोड़े पीसेस में डिवाइड कर रहे हो सेकेंडरी बीम की मदद से, तो तुम्हारा ओवरऑल जो फायदा है वो स्ट्रक्चरली ये हो रहा है कि तुम्हारी बीम की डेप्थ कम हो रही है प्राइमरी बीम की, और तुमको कॉलम के साइजेस भी कम लगेंगे, और तुम प्राइमरी बीम में रेनफोर्समेंट अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि सेकेंडरी बीम में ज़्यादा रेनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। जनरली तुमको एक्स्ट्रा भी मतलब एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा, टॉप रेनफोर्समेंट तो आता ही नहीं सेकेंडरी बीम में कभी। आई ये चीज़ समझ में? क्या वापस से बताओ? बीम की जैसे जैसे लेंथ बढ़ाएंगे वैसे वैसे बेंडिंग मोमेंट बढ़ेगा और डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा, इसलिए बीम की लेंथ को रिड्यूस करने के लिए बीच में एक सपोर्ट दे देते हैं, सेकेंडरी बीम दे देते हैं, ऐसे भी समझ सकते हो। थ्योरेटिकली देख सकते हो बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है सिंपली सपोर्टेड में, WL²/8 और WL²/12। जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है बेंडिंग मोमेंट बढ़ रहा है, उसको रिड्यूस करने के लिए सेकेंडरी बीम प्रोवाइड की जाती है। इससे सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आप क्या ही समझोगे। यस सर। आ गया? जी सर। ठीक। ठीक है, तो मूवमेंट कैसे रिड्यूस करते हैं, सेकेंडरी बीम का यूज क्या है, ये तो आ गया ना समझ में। तो अनसिमेट्रिकल प्लानिंग में तुमको ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी।
ठीक है, अब एक बार मुझे ये बताओ कि फिक्स सपोर्ट और पिन सपोर्ट में क्या डिफरेंस होता है? फिक्स नहीं, रिजिड में और पिन में क्या डिफरेंस होता है, ये बताओ मुझे। रिजिड सपोर्ट और पिन सपोर्ट में क्या डिफरेंस? किसी को कुछ आइडिया है? नहीं? सर पिन में सर मूवमेंट अलाउड रहते हैं सर, और रिजिड सर फिक्स ही होता है सर रिजिड तो। नहीं, रिजिड और फिक्स अलग अलग होता है। तो डिटर्मिनेसी में अंतर आता है, इंडिटर्मिनेसी। इनडिटर्मिनेसी तो ठीक है, बट प्रैक्टिकली रिजिड और फिक्स एक नहीं होता, रिजिड और फिक्स अलग अलग होता है। जो रिजिड सपोर्ट होता है उसमें अगर कभी भी रोटेशन होगा तो वो 90 डिग्री एंगल हमेशा मेंटेन करके रखेगा। यस सर। ठीक है, तो ये नहीं होगा सर, और पिन जॉइंट में रोटेशन हो जाता है क्या चीज? भाई तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है इसमें। सर। रिजिड में रोटेशन नहीं होगा सर, और पिन जॉइंट में रोटेशन हो जाता है। अब पिन जॉइंट में तो रोटेशन होगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि तभी अगर रिजिड में रोटेशन हुआ तो वो 90 डिग्री एंगल हमेशा मेंटेन करके होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कॉलम सीधा खड़ा हुआ है और बीम रोटेट हो गई। अगर रोटेशन हुआ तो कॉलम और बीम के बीच का जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो हमेशा मेंटेन रहता है रिजिड सपोर्ट में। तो स्टैड में जब तुम डिजाइन करते हो तो जैसे अगर मैंने इसको यहाँ पे रिलीज जब नहीं दिया था, ठीक है, तो ये फिक्स सपोर्ट, तो ये जो है अभी मैंने रिलीज नहीं दिया है, तो ये जब भी बेंडिंग तुमको दिखाएगा तो ये 90 डिग्री एंगल मेंटेन करते हुए बेंडिंग दिखाएगा, इसीलिए वहां पे सैगिंग मूवमेंट दिखा रहा था वो बिना रिलीज के। ठीक है, क्योंकि स्टैट जो है वो इसको फिक्स की तरह कंसिडर कर रहा था, है ना? अरे फिक्स तो रिजिड में क्या डिफरेंस? इसमें फिक्स में और रिजिड में यही डिफरेंस है, मैंने बताया ना 90 डिग्री एंगल मेंटेन होता है रोटेशन के टाइम पर रिजिड में, फिक्स में नहीं होता ऐसा। और स्टैट जो है वो जब जब तुम सपोर्ट को डिफाइन नहीं करोगे तो वो मॉडलिंग में हमेशा रिजिड सपोर्ट कंसिडर करेगा। सर फिक्स्ड में तो रोटेशन होता ही नहीं है ना। रोटेशन अलाउ तो नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिकली तुम देखोगे तो हर टाइप के सपोर्ट में रोटेशन तो हो ही सकता है, थ्योरेटिकली अलाउ नहीं रहता है। क्रैक हो जाएगा सर सीधे फिक्स्ड में तो। हाँ, क्रैक हो जाना सीधे, लेकिन रिजिड में 90 डिग्री के साथ वो रोटेट हो जाता है, मतलब 90 डिग्री एंगल मेंटेन रहता है। तो स्टैट जो है वो हमेशा मॉडलिंग में रिजिड सपोर्ट ही कंसिडर करेगा। तो इसीलिए जब भी तुम इस टाइप की बीम्स दो तो उनको रिलीज देना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, ये चीज आ रही है ना समझ में? तो अब भी मुझे एक चीज बताओ कि अर्थक्वेक के बारे में तुमको थोड़ा बहुत आइडिया है? तो आज मैं अर्थक्वेक का टॉपिक स्टार्ट करूं या फिर तुम थोड़ा पहले पढ़ोगे अर्थक्वेक के बारे में? सर कल कर लेते हैं। ठीक है, तो कल है ना थोड़ा सा अर्थक्वेक की डिटेलिंग्स पढ़ के आना आईएस कोड के हिसाब से। मैं अभी ग्रुप पे कोड शेयर कर देता हूँ, ठीक है? तो उसमें पढ़ के आना। और आज जो मैंने असाइनमेंट सबमिट, अभी तो मैंने चेक नहीं किया क्योंकि सबके असाइनमेंट में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स है। तो पहले तो तुम्हारे कॉलम के ओरिएंटेशन को चेक करो कि किसने कैसे कॉलम लगाया है, ठीक है? और फिर कल वापस से सबमिट करना, तो अपन फिर असाइनमेंट की बात करेंगे, ठीक है ना? और अभी इसके बाद मैं कल अर्थक्वेक के बारे में पढ़ाता हूँ कि अर्थक्वेक फोर्सेस अपन स्टैट में कैसे लगाते हैं, और आईएस कोड में उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ड्रिफ्ट वगैरह क्या होती है, थोड़ी बहुत चीज़ें अपन देखेंगे। और उसके बाद फिर मैं तुमको अनसिमेट्रिकल मॉडलिंग का एक असाइनमेंट दूंगा, जिसमें थोड़ा अपन G+4 तक का स्ट्रक्चर मॉडल करेंगे, और उसको फिर अपन पूरा आईएस कोड के हिसाब से ही लोड्स वगैरह लगाएंगे, पूरा अपन ऑटोकैड प्लान के हिसाब से फिर उस पर स्टेप में मॉडल करेंगे, है ना? तो वो वाला अगर असाइनमेंट तुम्हारा हो जाता है तो इन शॉर्ट ऐसा हो जाएगा कि तुमको बेसिक स्टैट तो पूरा आ जाएगा, उससे अपन अर्थक्वेक फोर्सेस वगैरह सारी चीज़ें लगा देंगे, ठीक है? तो कल थोड़ा सा अर्थक्वेक का पढ़ के आना। सेकेंडरी बीम के बारे में थोड़ा सा देखना, अगर किसी को और कुछ डाउट हो
तो फिर अपन कल बात करेंगे सेकेंडरी बीम पे।